इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। पिछले दिनों हमने स्पेन के उत्थान पर बात की थी और ये बताया था कि दुनिया की पहली वैश्विक ताकत अगर कोई थी तो वो स्पेन था। और स्पेन से ही एक तरह से देखें तो उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म की शुरुआत, उपनिवेश की शुरुआत जो है, उपनिवेशवाद की शुरुआत वो स्पेन से ही हुई। स्पेन चार्ल्स पंचम के नेतृत्व में 1519 से लेकर 1556 तक, यानी उसके रिटायरमेंट तक, उसकी मृत्यु 1558 में होगी, लेकिन वह अपना शासन 2 वर्ष पहले ही जीते जी ही उसने त्याग दिया था। और अपने पूरे कार्यकाल पर जब उसने विचार किया तो उसने पाया कि उसकी मुसीबतों की उस सबसे बड़ा कारण उसका दैत्याकार साम्राज्य था। इसलिए उसने अपने रिटायरमेंट से पहले या संन्यास लेने से पहले उसने अपने राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इस विभाजन का आधार यह था कि जो कुछ उसे अपने पिता और ननिहाल पक्ष से मिला था वह सब कुछ उसने अपने बेटे को दिया, और जो कुछ उसे अपने दादा की तरफ से मिला था वह उसने अपने भाई फर्डिनेंड को दिया। तो इस तरह अगर मोटी मोटा हम लोग देखें तो नीदरलैंड और स्पेन का पूरा साम्राज्य और अमेरिकी उपनिवेश, ये सब उसके बेटे को मिलेंगे। और ऑस्ट्रिया और पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा उसके भाई को मिलेगा। ऐसा करके उसने निश्चित रूप से इतिहास से सबक लिया और यह तय करने की कोशिश की कि उसके उत्तराधिकारियों को उतनी समस्याएं न झेलनी पड़ी जितनी उसे झेलनी पड़ी। संक्षिप्त, वैसे तो समस्याएं पूरी जिंदगी, लोगों ने कहा कि वो बहुत थी, उसके ऊपर मुकुटों और सिंहासनों की बारिश हो रही थी, वो बहुत ही भाग्यशाली लड़का था। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि एक दूसरी दृष्टि से आप देखें तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि उसे जो इतना बड़ा राज्य प्राप्त हुआ वह सब अपने निकटतम लोगों की मृत्यु के कारण प्राप्त हुआ। वैवाहिक संबंधों में बंधे यूरोपीय राजघरानों में उसके निकटतम रिश्तेदार मरते गए और उनके राज्य मिले। और दूसरा, यह सब कुछ जो मिल गया तो उसमें इतनी विविधताएं थी कि अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ सर्वोत्तम लगाने के बावजूद वो परेशान रहा। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि राजा होते हुए भी उसने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। एक भिखारी भी अपनी गठरी जो भीख की होती है वो मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहता, और वो तो यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य वाला राजा था। तो जाहिर तौर पे इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वो कितना परेशान रहा। अब अगर हम उसकी परेशानियों तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख परेशानियों की बात मैं यहाँ करूँगा। जैसे एक तो उसका सबसे दैत्याकार राज्य उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसका निदान उसने इसमें ढूंढा कि इसके 2 हिस्से, इसका विभाजन कर दिया जाए। अब इतने बड़े राज्य का जब वो स्वामी बना तो इतनी ज्यादा विविधताएं थी कि वो उसके पूरे साम्राज्य में वह अकेला सम्राट है या राजा है हर जगह का। इसके अतिरिक्त एकता के सूत्र अगर ढूंढने बैठे तो कोई नहीं था। 5 प्रमुख भाषाएं उसके साम्राज्य में बोली जाती थी। स्पेनिश स्पेन में, डच नीदरलैंड में, जो दो यहाँ उसकी पैदाइश हुई तो खुद वो डच बोलता था और थोड़ा बहुत स्पेनिश जानता था। जर्मन, पूरा पवित्र रोमन साम्राज्य का जो इलाका था वो जर्मन भाषी था। इटालियन, मिलान वगैरह का जो इलाका था वो सब
जो उसके साम्राज्य का हिस्सा तो था, लेकिन वहाँ इटालियन बोली जाती थी। और फ्रेंच, नावार का जो स्पेन में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के कब्जे वाला जो क्षेत्र था नावार का, उस पे फ्रेंच बोली जाती थी। तो इतना 5 तो प्रमुख यूरोपीय भाषाएं ये बोली जाती थी। इसके अलावा सैकड़ों बोलियां, स्थानीय परंपराएं, शासन की अलग परंपराएं, इन सब को अगर जबरदस्ती एक तरह के उसमें भी एक प्रशासनिक व्यवस्था में लाया जाता तो विद्रोह हो जाता। सब कुछ वैसे ही चलने दिया जाता तो वो भी कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं होती। अभी इतना विकसित नहीं हुआ था समाज। फिर आज की तरह यातायात और विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, संचार साधनों का विकास नहीं हुआ था। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना एक बहुत मुश्किल काम था। इसलिए चार्ल्स के लिए ये सारी मुसीबतें, प्लस ये तो भौगोलिक सीमाओं की और साम्राज्य की भौगोलिक विविधता के चलते था। इसके अलावा जब वो पवित्र रोमन सम्राट का चुनाव लड़ रहा था तो उसके 2 प्रतिद्वंदी थे। 2 अन्य लोग भी उसके साथ पवित्र रोमन सम्राट का चुनाव लड़ रहे थे। एक था फ्रांस का राजा फ्रांसिस प्रथम और दूसरा था इंग्लैंड का राजा हेनरी सप्तम। इन दोनों ने भी चुनाव लड़ा था। हेनरी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और चार्ल्स को बधाई भी दी थी, लेकिन फ्रांसिस बहुत ही बेहया किस्म का आदमी निकला। उसने चुनाव में मिली हार को स्वीकार कभी नहीं किया और जो कुछ वह पवित्र रोमन सम्राट बनकर पाता या हासिल करना चाहता था वो उसने ताजिंदगी युद्धों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश की, हालांकि वह इसमें सफल नहीं हुआ। तो एक तरह से फ्रांसिस ताजिंदगी चार्ल्स के लिए एक दिक्कत बना रहा। तो एक हो गया फ्रांस के साथ उसकी जो समस्या थी। दूसरा धर्म सुधार आंदोलन जो उसके राज्य में उसी समय शुरू हुआ जब वो पवित्र रोमन सम्राट बना। उसके 2-3 वर्ष पहले ही मार्टिन लूथर 1517 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी में या पवित्र रोमन साम्राज्य में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी और 1520 में चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन सम्राट बना। तो ये एक दूसरी समस्या हुई और ये समस्या भी वो पूरी तरह से निपटा नहीं पाए। समस्या नंबर 2। समस्या नंबर 3 होगी तुर्कों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रभाव यूरोप में। चौथा इंग्लैंड के साथ उसके संबंध। इन 4 समस्याओं को और आंतरिक समस्याओं के हल्का सा सारांश किया। इसका डिटेल आप देख सकते हैं। भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, प्रशासनिक कैसे प्रशासन चलाया जाए, एकरूपता कैसे लाई जाए, ये समस्या आंतरिक समस्याएं। तो हम इनमें बारी बारी से चर्चा करते हैं। फ्रांसिस के साथ, सबसे पहले फ्रांस के साथ अगर हम समस्या पर बात करें तो फ्रांसिस प्रथम ने एक उसका सकारात्मक पक्ष भी है कि फ्रांसिस के ज़माने में ही फ्रांस आधुनिक फ्रांस बन रहा है, या आधुनिक फ्रांस बनाने की शुरुआत जिस शासक ने की वो फ्रांसिस प्रथम था। और इसी ने और ये चार्ल्स का सबसे चिर प्रतिद्वंदी था। तो इसका नज़र किस पे थी? इसका ये चाहता था कि इसकी जो पुनर्जागरण कालीन कलाओं में इसकी बहुत रुचि थी, तो इस कारण ये इटली के इलाकों पर और खास तौर पर मिलान पर कब्जा करना चाहता था। प्लस मिलान के साथ साथ उसकी जो रुचियों का जो इलाका है, तो फ्रांसिस बेसिकली एक तो मिलान पर चाहता था, दूसरा वह उत्तर में नीदरलैंड को चाहता था कब्जा, और दक्षिण में जो नावार का प्रांत स्पेन के पास था, जिसे स्पेनी एकीकरण में स्पेन ने ले लिया था और स्पेन का एकीकरण किया था, उस वाले हिस्से को, नावार के सामंतों का जो इलाका था, उसको वो चाहता था। इन 3 में उसकी विशेष रुचि थी। तो इसलिए जैसे ही 1520 में चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद ही उसने कोई न कोई बहाना ढूंढ कर
चार्ल्स के लिए दिक्कत पैदा करनी शुरू की। सबसे पहले उसने मिलान पर अधिकार कर लिया। तो मिलान पर अधिकार कर लिया तो मिलान इटली में था और पोप के करीब था। तो पोप और चार्ल्स की मिली जुली सेनाओं ने उसको मिलान से खदेड़ दिया, उसकी सेनाओं को। लेकिन इटली में और फ्रांस के दक्षिण में युद्ध चलता रहा। आखिर में फ्रांसिस की ना सिर्फ पराजय हुई बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कुछ समय तक स्पेन की कैद में रहना पड़ा। फिर उसने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाया कि अब वो कभी भी चार्ल्स को परेशान नहीं करेगा, और तब जाकर उसको माफ किया गया। लेकिन जैसे ही वो छोड़ा गया उसको, और जैसे ही वो स्पेन की सीमाओं से बाहर निकला, उसने तत्काल ये घोषणा की कि मैंने जो कुछ वायदा किया था वो मैंने नहीं, वो एक कैदी का वायदा था। मैं तो एक राजा हूं और मैं एक बार फिर राजा बन गया हूं, इसलिए मैं अब इस तरह के वायदे से मुकरता हूं। मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। इससे क्या हुआ कि एक फ्रांसिस जब 1547 में जब तक मरेगा तब तक वो किसी न किसी तरह से मुसीबतें खड़ी करेगा। 1529 में इन दोनों के बीच में 1527 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी कि पहले तो पोप की मदद से मिलान से उसको खदेड़ा जाएगा, लेकिन बाद में मिलान का शासक परिवार और स्वयं पोप क्लेमेंट सेवेंथ, यही लोग फ्रांसिस की मदद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें चार्ल्स की ताकत से आतंक हो रहा था। और चार्ल्स एक कट्टर कैथोलिक था और वो कभी भी चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन 1527 में एक ऐसी घटना हुई कि चार्ल्स की सेना में स्पेन के और ज़्यादातर जो सैनिक थे वो स्पेन के थे या नीदरलैंड्स के थे, जर्मनी के थे। इन लोगों को जब रसद की कमी पड़ी तो इन्होंने बगैर किसी उकसावे के रोम पर हमला कर दिया और हफ्तों महीनों तक रोम की लूट चलती रही। 1527 में घटना हुई थी, सैक ऑफ रोम के नाम से इसे जाना जाता है। पोप रोम छोड़ के भाग गया और चार्ल्स ने ऐसा किया नहीं था, लेकिन एक तरह से वो खुशी हुआ क्योंकि पोप क्लेमेंट जो उसके विरुद्ध गठबंधन बना रहे थे उसकी सजा पोप क्लेमेंट को मिल गई थी। तो इस मोर्चे पर देखें तो फ्रांसिस की 1547 में मौत तक वो व्यक्ति हमेशा ही कभी किसी न किसी तरह से चार्ल्स के लिए दिक्कतें पैदा करता रहा और उसने तरह तरह से चार्ल्स विरोधी संगठन बनाए। अंततः चार्ल्स की मौत के बाद और फ्रांसिस की मौत के बाद 1559 में जाकर कातो कॉम्ब्रेसी की संधि के द्वारा स्पेन और फ्रांस के बीच एक तरह की स्थायी संधि हो सकी और स्थायी शांति स्थापित हुई, जब फ्रांस ने और सारे अपने दावे छोड़ दिए। तो इस तरह से फ्रांस की समस्या खत्म हुई, लेकिन वो चार्ल्स अपनी जिंदगी में इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया।